तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 19 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल का विरोध प्रदर्शन कल से शुरू हो गया है। जहां आंदोलन के पहले दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि महंगाई से जनता की कमर टूट चुकी है, भूख से लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऐसे ही लोगों का रोजगार छिन चुका है। आज पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार के लोग चुप्पी साधे हैं। इसके खिलाफ आज हम बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ 2 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन के पहला दिन प्रखंड स्तर राजद का प्रदर्शन चला। यह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। यह जगह जगह चौक चौराहों पर पुतला दहन किया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ 18 और 19 जुलाई को आरजेडी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है और सरकार आम जनता से लड़ रही है। इस सरकार का मुखरता से विरोध करो। दोस्तों मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है। जी हां, वहीं अब शिवराज सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम 2-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चा पैदा करते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होनी चाहिए। यह शनिवार को जनसंपर्क कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है, ये बयान दिया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि बच्चे पैदा करने की संख्या तय होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले से ही कई कानून हैं, लेकिन समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए। सिसोदिया ने कहा है कि हर समाज के व्यक्ति को बच्चे पैदा करने की संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी ने कभी भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध नहीं किया है। दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ये प्रयास कर रहे हैं। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर दी है। इस योजना को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम से जानते हैं। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या फिर बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए ये योजना लेकर आई है। यह पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए मोदी सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं, बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। यह सरकार की तरफ से यह सब्सिडी एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही दी जाएगी। इसके लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक की डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार गौतम अपने गांव दामोदपुर में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनाएंगे। देश विदेश तक क्रिकेट के मैदान में तिरंगा लहराते और शंखनाद करते दिखने वाले सुधीर कुमार ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर में स्थित कांटी थाना के दामोदपुर गांव में अपने भगवान सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनाएंगे। मंदिर में सचिन तेंदुलकर का संगमरमर की भव्य मूर्ति स्थापित करेंगे। यह मंदिर 4 सालों में बनकर तैयार होगा। सुधीर की इच्छा है कि इसका उद्घाटन खुद सचिन तेंदुलकर के कर कमलों से कराएं। उनके चरण इसी बहाने भक्त सुधीर के घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि भगवान राम की तरह वे अपने भगवान सचिन तेंदुलकर की पूजा करता है। वे कहते हैं कि ये संकोच नहीं है कि वे उनके हनुमान हैं। सचिन तेंदुलकर के जबरा फैन सुधीर कुमार गौतम ने कहा है कि वे चाहते हैं कि 4 साल के अंदर अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हो जाए। उन्होंने इसके लिए किसी से भी मदद स्वीकार या फिर मांगने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये भक्त और भगवान के बीच का मामला है। एक भक्त अपने भगवान को इस रूप में कृतज्ञता स्थापित करना चाहता है। सुधीर इस मंदिर के लिए थोड़ा बड़ा कैंपस चला रहे हैं, जिससे भविष्य में यदि तेंदुलकर के अन्य भक्त भी यहां पहुंचने लगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़े।
दोस्तों बिहार की जमीन पर ही मरने वाले के परिजनों को कोरोना का 4 लाख रुपया मुआवजा मिल पाएगा। जब बिहार से बाहर मरने पर या फिर कोई बाहरी बिहार में मरता है तो उसके परिवार को कोई मदद नहीं मिल पाएगी। यह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के एक पत्र से इस बात का खुलासा हुआ है। यह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीएम रोहतास ने 31 मई 2021 को आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव से बिहार राज्य के निवासी की कोविड-19 संक्रमित से अन्य राज्य में हुई मौत के बाद उनके निकटतम परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि देने के संबंध में जानकारी मांगी थी। इस पर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एम रामचंद्र रियू ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि 9 जून 2021 को जारी विभागीय अधिसूचना जनसंख्या 2098 की कंडिका 2 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि बिहार राज्य के निवासी ही कोविड-19 संक्रमित से राज्य के अंदर मृत्यु होने की स्थिति में ही राज्य संसाधन से अनुग्रह अनुदान देना होगा। जी हाँ, अनुग्रह अनुदान दे होगा, यानी कि बिहार के रहने वाले व्यक्ति की बिहार से बाहर या फिर बाहरी व्यक्ति की बिहार के अंदर मौत होती है तो उसे अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी 4 लाख रुपए। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया। हैकर्स ने पार्टी के नाम की जगह एलन मस्क का नाम दे दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर डीपी पर एलन मस्क की फोटो भी लगा दी। एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। वो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक है। इसी बीच ट्विटर ने रविवार को AIMIM के यूपी चीफ का ट्विटर अकाउंट भी प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था, बाद में इसे खोल दिया गया है। दोस्तों संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। जी हाँ, यानी कि आज से। ऐसे में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 22 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस संसद भवन के बाहर प्रदर्शन की इजाजत देने के मूड में नहीं है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर रविवार को दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। चलिए, इस बैठक में ज्वाइंट CP और DCP स्तर के अधिकारी मौजूद थे। जी हाँ, वही किसानों की ओर से बैठक में 9 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मौजूद थे। पुलिस नहीं चाहती है कि किसान संसद के सामने धरना प्रदर्शन करे। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस संसद के सामने प्रदर्शन की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। इस बैठक में पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसानों को संसद भवन के सामने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि किसानों को जंतर मंतर का विकल्प दिया जा सकता है। जी हाँ, हालांकि इसमें भी सीमित संख्या में ही किसान शामिल हो सकेंगे। दोस्तों पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह को विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नई दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की चल रही केंद्रीय प्रबंधन समिति और प्रन्यासी मंडल की 2 दिवसीय बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। यह 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन ही डॉक्टर RN सिंह को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया है। यह डॉक्टर RN सिंह ने पूर्व न्यायाधीश विष्णु सदाकत कोच का स्थान लेंगे। नए अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के बाद डॉक्टर RN सिंह ने कहा कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश होगी। दोस्तों बिहार की राजनीति में शनिवार का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। यह 2017 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में जेल जा चुके IAS अधिकारी सुधीर कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंच गए। यह पटना के SC/ST थाने में घंटों तक इंतजार करने के बाद भी वे CM के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर पाए। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सुधीर कुमार ने कहा कि मैं दोपहर 12 बजे से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। मुझे केवल गर्दनीबाग के SC/ST PS से एक रसीद मिली है। यह मामला धोखाधड़ी और फिर फर्जी कागजात बनाने और CM नीतीश कुमार और अन्य के खिलाफ सबूत से संबंधित है। यह वही गर्दनीबाग के इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि हमें सुधीर कुमार का आवेदन मिला है, उसकी रसीद उपलब्ध करा दी गई है। हमने अभी तक आवेदन की सामग्री को नहीं पढ़ा है। सामग्री पढ़ने के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई होगी। वही इस मामले ने राजनीतिक तुल भी पकड़ लिया है। जी हाँ, राज्य की यानी कि बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी सैकड़ों पन्नों के सबूत सहित मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराने थाने जाए और उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं की जाए तो आप उसे क्या कहेंगे। नीतीश कुमार का डर बता रहा है कि उन्होंने गड़बड़ की है, तभी इतनी बौखलाहट और बेचैनी है।
दोस्तों मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना ने हाल ही में कहा है कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी के उतरने के बाद अगर फिर से बीजेपी सरकार बनती है और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। मुनव्वर राना ने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ सीएम दोबारा बनते हैं तो मैं मुबारकबाद देता हूं। मुझे तकलीफ ओवैसी से है। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है जो मुसलमानों के वोट बांटने का काम कर रहा है। ओवैसी लैला है तो वही हैदराबाद में क्यों नहीं ढूंढ लेते मजनू। असली लैला मजनू तो 50-60 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। मुसलमानों के वोट को बांटना बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है, अच्छा तरीका जानता है। ओवैसी के पास इतनी दौलत आई कहां से, ये भी जरा सरकार किसी एजेंसी से जांच करवा ले। ओवैसी के बाप तो मामूली आदमी थे। बंगाल के मुसलमानों ने इनको नंगा करके भगाया है। बिहार के कुछ बेवकूफ होने की गलती कर दी है। जब मुनव्वर राना ने आगे कहा है कि हैदराबाद में शेर कहां पैदा होते हैं, वहां तो गधे पैदा होते हैं। शेर तो मैसूर के मशहूर होते हैं, शेर तो मुनव्वर राना है। मेरा घर तो पूरा हिंदुस्तान है, हम कहां घर छोड़ रहे हैं। अगर हम कहीं जाएंगे तो कलकत्ते में ही रहेंगे। जनसंख्या नीति पर मुनव्वर राना ने कहा है कि जब इंदिरा गांधी जनसंख्या नीति ला रही थी तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसी वक्त ये लागू हो गया होता तो आज जनसंख्या नियंत्रण होती। दोस्तों बिहार सरकार ने घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का नियम बदल दिया है। जी हां, हर घर में अब स्मार्ट मीटर ही लगेंगे। उपभोक्ताओं के घरों में पहले से लगे पोस्ट पेड मीटर यदि जल जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में पोस्ट पेड मीटर नहीं लगेंगे, दूसरा स्मार्ट मीटर ही लगेगा। जब बिजली कंपनी ने पहले नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर को लगाने पर मंजूरी दी थी, शहर में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 70,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगे हैं। जहां शहर के अपार्टमेंट में लगभग मीटर लग चुकी हैं। अब घरेलू में तेजी से मीटर लगना शुरू हो गया है। दोस्तों बिहार में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वैसे तो दलीय आधार पर नहीं होने जा रहे हैं, यानी किसी भी पार्टी का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने नेताओं को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शनिवार को बेगूसराय जिला बीजेपी के कार्य समिति की बैठक में ये ऐलान किया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी की जिला कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य और फिर अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी अपने समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। यानी बीजेपी के नेता जिला परिषद सदस्य के लिए मैदान में उतरेंगे और पार्टी की अस्थायी इकाई उनके लिए काम करेगी। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता अभी से ही पंचायत चुनाव के लिए काम करना शुरू कर दें। दरअसल पंचायत चुनाव दलीय आधार पर भले ही नहीं हो रहे हो, जेडीयू के कई नेता ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी के लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनकी पार्टी की ओर से मदद दी जाएगी। अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उसके समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इन दो पार्टियों के अलावा किसी और पार्टी ने पंचायत चुनाव में अपने समर्थित उम्मीदवार उतारने का ऐलान नहीं किया है। ये भी साफ है कि दलगत आधार पर नहीं होने जा रहे पंचायत चुनाव में कोई गठबंधन तो होगा नहीं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे, यानी कि दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की होड़ मचेगी। बीजेपी के एक नेता ने बताया है कि उनकी पार्टी की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर उनके लोगों को बिठाना। जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भले ही उम्मीदवार के पास पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह नहीं होगा, लेकिन वोटरों को यह जानकारी जरूर दी जाएगी कि कौन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है या फिर कौन जेडीयू कौन आरजेडी। दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने कांवड़ संघों से संवाद करके फैसला लिया है कि इस साल भी कोरोना महामारी के कारण कांवड़ यात्रा नहीं होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अस्थवी और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को कांवड़ यात्रा को देखते हुए दूसरे राज्यों से बातचीत करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि पिछले साल कांवड़ संघों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद खुद ही यात्रा स्थगित कर दी थी। इस बार भी सरकार ने संघों की सहमति से ही यह फैसला लिया है। हालांकि यूपी सरकार चाहती थी कि इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध न लगे या बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाली जाए, मगर उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले कांवड़ियों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दोस्तों देश में अंग्रेजों के जमाने वाले कानूनों की जगह अब नए कानून लागू करने की महसूस होने लगी है। जब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें 161 साल पुराने आईपीसी को खत्म करके समग्र कड़े दंड विधान वाली नई आईपीसी लागू करने की मांग की गई है। इस याचिका में भ्रष्टाचार और आपराधिक कानूनों का अध्ययन करके समय की जरूरत के मुताबिक समग्रता के साथ कड़े कानून प्राविधान करने की मांग की गई है। पूरे देश में समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। याचिका में कहा गया
गया है कि आईपीसी में मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग, व्हाइट कलर क्राइम, आर्थिक और वित्तीय अपराधों को उचित महत्व नहीं मिला है। ये ज्यादातर अपराध आज के दौर के हैं। आईपीसी में इसके लिए पर्याप्त प्राविधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका भाजपा नेता और वकील असबरी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करें। दोस्तों 21 जुलाई को होने वाली बकरीद को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने शनिवार को गाइडलाइंस जारी करके पालन करने की अपील की है। जी हाँ, मौलाना ने कहा है कि बकरीद पर मस्जिद में 50 से अधिक लोग एकत्र होकर नमाज न पढ़ें, हाथ मिलाने और गले लगाने से परहेज करें। कोरोना संक्रमण के चलते ईद उल अजहा के इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षा के उपायों और सरकार के बताए नियमों का पालन करें। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें से है कि ईद के दिन गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू तेल और सुरमा लगाना सुन्नत है। ईदगाहों और मस्जिद में जमात में प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ 50 लोग ही नमाज अदा करें। ईद उल अजहा की नमाज में भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। बकरीद पर हर साहिब हैसियत मुसलमान पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरीद से 3 दिनों 21, 22 और 23 जुलाई तक कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि खुदा पाक की पसंदीदा इबादत है। इन तीनों में इसके बदले कोई भी दूसरा नेक अमल नहीं हो सकता। जिन इलाकों में कानूनी बंदिशें या फिर कोशिशों के बावजूद भी जानवर नहीं हासिल हो पा रहे हैं, तो वह लोग भी अपनी रकम दूसरी जगह भेजकर कुर्बानी करा सकते हैं। अगर किसी वजह से दूसरी जगह कुर्बानी नहीं हो सकी तो ऐसी सूरत में कुर्बानी के दिनों के बाद कुर्बानी की कीमत के बराबर रकम सदका यानी कि गरीबों को देना वाजिब है। हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। जब कुर्बानी के दौरान मास्क और दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। कुर्बानी के स्थानों पर सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। सड़क के किनारे, गली और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करें। दोस्तों बिहार में सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी बिहार एक नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहा है। बिहार में इसी साल फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट अस्तित्व में आ जाएगा। एक नहीं बल्कि 2 जगह पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के फुलवड़िया और दुर्गावती डैम पर भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की तैयारी कर रहा है। देश में अभी इस तरह की क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नहीं है। दरभंगा में स्थित बिजली कंपनी के परिसर में तालाब में 1.6 मेगावाट क्षमता को तैरता सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। जब बरेडा की देखरेख में बन रहे इस सोलर पावर प्लांट को तैयार किए जाने का काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इस साल दिसंबर में इसे बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इस सोलर पावर प्लांट से बनी बिजली को बिजली कंपनी खरीद लेगी। सुपौल में 525 किलोवाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। यह भी तालाब में भी बन रहा है। यह भी जल्द तैयार हो जाएगा। दोस्तों बिहार में कांग्रेस ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ 17 जुलाई को साइकिल मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में बोरिंग रोड से गांधी मैदान तक किया गया। यह साइकिल रैली निकालने के मामले में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष समेत 154 नेताओं कार्यकर्ताओं पर पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। इस सभी पर आरोप है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के साइकिल रैली निकाली। दरअसल महंगाई को मुद्दा बनाकर देश में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। इसी कड़ी में बिहार के जिलों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद शनिवार को राजधानी पटना की सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। दोस्तों दुनिया के चुनिंदा देशों को छोड़कर हर देश के साथ चीन की दुश्मनी है। जब ताइवान की सीमा हो या फिर साउथ चाइना सी, हर जगह जंग से जैसे हालात बने हुए हैं। इन सबको देखते हुए चीन खुद को हाईटेक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत उसने एक रोबोटिक शार्क ड्रोन तैयार किया है, जिसे उसने डिफेंस एक्सपो में सबके सामने रखा है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का यह नया हथियार दूर से देखने में एकदम शार्क की तरह लगता है। साथ ही उसका आकार भी वैसा ही बनाया गया है ताकि दुश्मनों को उसका पता ना चल सके। इसका इस्तेमाल चीन जहाजों और पनडुब्बियों की जासूसी के लिए करेगा। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टॉर्पीडो फायर किया जा सकता है, जो दुश्मन के जहाजों को आसानी से तबाह कर देगा। जब बीजिंग में स्थित बोया गोंडाओ रोबोट टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने इस रोबोटिक शार्क को स्वतंत्र रूप से विकसित किया है। जब सोमवार को कंपनी ने 7वें चाइना मिलिट्री इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो में इसका प्रदर्शन किया है। यह उपकरण 6 मील समुद्री मील की गति से चल सकता है।
दोस्तों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसल और बाकी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इस प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों को अब वक्त रहते पूरी जानकारी मिल सकेगी, वो भी अपनी भाषा में। साथ ही किसान इस प्लेटफॉर्म के जरिए फसल और सब्जियों को सही तरीके से बेच सकेंगे। आपको बता दूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान सारथी की लॉन्चिंग की है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर व्यक्तिगत परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, भाजपा कार्यकर्ताओं का अति उत्साह कहे या फिर चूक की, उन्होंने गुरुवार को गोरखपुर से लौटने के दौरान सोनापुर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरे सूबे के उद्योग मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के स्वागत में उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने का नारा बुलंद कर दिया है। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री शाहनवाज हुसैन के आते ही नारे बुलंद किए कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, शाहनवाज भाई जैसा हो। हालांकि 1 से 2 बार ये नारा लगाए जाते ही स्वयं मंत्री शाहनवाज तथा अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने नारे बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोक दिया। अब इस मामले ने यहां तुल पकड़ लिया है। सोनपुर से राजद के विधायक एवं प्रदेश में पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने की आवाज है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार राज्य में जितना रंग रोगन करना था कर लिए। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे कामराज की तरफ से उन्हें भी स्वेच्छा से अपने पद छोड़ देना चाहिए। भाजपा के बड़े नेता जो बात खुद नहीं कह सकते वे अपने वर्करों से कहलवाते हैं। जब बीजेपी लंबे समय से बिहार में अपने पार्टी के भीतर एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो सीएम नीतीश का विकल्प बन सके। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावों को लेकर कमर कस चुके हैं। यूपी में तो 2 दिन पहले ही उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाई और राज्य में चुनावी बिगुल फूंक दिया। यह माना जा रहा है कि भाजपा को 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के लिए यूपी जीतना बहुत जरूरी है। इसको लेकर रविवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 आम चुनाव हिंदुत्व की कसौटी पर भाजपा नेताओं की वफादारी की परीक्षा होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य भाजपा शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित कदम उठाए जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शनिवार को आरोप लगाया है कि इस मुद्दे को उठाने के पीछे की भाजपा की मंशा राजनीतिक है, जहां इसका मकसद एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना है। शशि थरूर ने पीटीआई से चर्चा में कहा है कि अगले 20 सालों में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यह होगी कि उसे बड़े स्तर पर बुजुर्ग आबादी होने की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए सुनियोजित मकसद से इस मुद्दे को उठा रही है। शशि थरूर के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उत्तर प्रदेश, असम और लक्षद्वीप में आबादी कम करने की बात हो रही है, जहां हर कोई जानता है कि उसका इरादा किस ओर है। जहां उत्तर प्रदेश और असम में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिए जाने से जुड़े सवाल पर शशि थरूर ने कहा है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में हिंदुत्व से जुड़े तत्वों ने आबादी के मुद्दे पर अध्ययन नहीं किया है। उनका मकसद विशुद्ध रूप से राजनीतिक और सांप्रदायिक है। दोस्तों, दगा देने वाले चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद भी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान की धारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं बदली है। या वे मानते हैं कि किसी एक कारण के लिए किसी के प्रति धारणा बदल लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब घर के लोग ही दर्द देने पर उतारू है तो फिर दूसरे को दोषी क्यों ठहराए। एक न्यूज चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा है कि वे कभी स्वार्थी नहीं रहे हैं और न ही कभी उनकी कोई अपेक्षा रही है। उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पास पाने को बहुत कुछ था। वे खुद केंद्रीय सरकार में सहजता से मंत्री बन सकते थे। बिहार में अगर वे एनडीए के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते तो कई मंत्री पद मिलना भी तय था, परंतु वे बिहार की हित के लिए ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। वे पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिना विजन के सीएम बने हैं। उनकी यही कारण है कि बिहार में दशकों से बाढ़ और कटाव की समस्या त्रासदी का रूप ले चुकी है। उद्योग विहीनता के चलते रोजी रोटी के लिए युवाओं को दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। जहां उच्च और तकनीकी शिक्षा को समृद्ध नहीं मिलने के कारण यहाँ के छात्र छात्राओं को आज भी दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिना सामूहिक विचार के हर कार्य करते हैं और इस कारण उनकी अच्छी पहल का भी हश्र बुरा हो जाता है। उन्होंने कहा है कि इसका ताजा उदाहरण शराबबंदी कानून है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून जब सरकार लेकर आई थी तो वे विपक्ष में रहते हुए इसका समर्थन किया था।
दोस्तों बिहार में फर्जी नियोजित शिक्षक मामले की जांच 6 सालों से चल रही है। इसके लिए शिक्षकों के फोल्डर खंगाले जा रहे हैं। इन सब के बीच एक नया मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां शिक्षिका चांदनी झा बहुत परेशान है और हताश है। यह एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हालात ऐसी है कि अब लग रहा है कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। दरअसल चांदनी झा को निगरानी विभाग की ओर से चल रही जांच में फर्जी शिक्षक बताते हुए उन पर केस दर्ज करवाया गया था। लिहाजा चांदनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खुद के सभी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अधिकारियों और विभाग के चक्कर लगाए। 2019 में हुई इस कार्रवाई के बाद से हर रोज चांदनी न्याय की गुहार लगाने लगी है। चांदनी ने बताया है कि मेरे सभी प्रमाण पत्र सही थे, इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे फर्जी करार दिया गया। दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का ऐलान किया गया था। इसी कड़ी में महुआ में राजद विधायक मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। जब विधायक मुकेश रोशन बैलगाड़ी पर सवार होकर चेहरा कला से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके महुआ के गांधी चौक पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। राजद विधायक मुकेश रोशन महंगाई का विरोध करते हुए अपने माथे पर रसोई गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं महुआ के गांधी चौक पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे मुकेश रोशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। इस दौरान बढ़ती महंगाई के लिए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। दोस्तों बिहार में बालू खनन में सरकारी अधिकारियों की मिली भगत की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। यह सरकार के आदेश पर अब तक 41 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध इकाई अब उनकी संपत्ति की जांच करेगी। जब बालू के अवैध खनन और परिवहन में इस तरह की कार्रवाई पहले दफे की गई है। बालू के अवैध कारोबार में 3 विभाग के अधिकारी खूब मलाई खाते रहे, जब पुलिस खनन और परिवहन विभाग के पुलिस इस धंधे में खुल्लम खुल्ला संलिप्त होते रहे। हाल के दिनों में पुलिस के बाद परिवहन विभाग की भारी बदनामी हुई है। यह चारों भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग चहते पर मेहरबानी या फिर किसी बालू खनन के अधिकारियों की संलिप्तता की। यह गंभीर आरोपों में चहतों को बचाने और आनंद फराने में दूसरे जगह पोस्टिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह चहतों पर कृपा बरसाने में भी परिवहन विभाग की भारी बदनामी हुई है। परिवहन विभाग के अफसर के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई पहला मामला सामने नहीं आया है, बल्कि अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। यह खुलासे के बाद विभाग के स्तर से लिपापोती भी की कोशिश हुई है। यह आज भी परिवहन विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की जांच जारी है। दोस्तों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जब से नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने हैं, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। यह कहा जा रहा था कि जेडीयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आज दिल्ली में जदयू की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ उनके क्या रिश्ते हैं इसे भी क्लियर कर दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी पार्टी के नेता हैं, उनसे रिश्ता बिगड़ नहीं सकता है, उनसे हमारा रिश्ता प्रगाढ़ है तथा इसमें और प्रगाढ़ता आएगी। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पति पत्नी, गुरु शिष्य, माता पिता, पिता पुत्र के रिश्तों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, नहीं जाता है। ऐसे रिश्तों के लिए किसी तरीके की कोई भी परिभाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जदयू की प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य लोग मौजूद थे। तमाम नेताओं ने एक स्वर से पार्टी को मजबूत करने का निर्णय लिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता और अन्य समस्याओं की जड़ है। समाज की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। अब शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यूपी सरकार की इस जनसंख्या नीति का सशर्त समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में लागू जनसंख्या नीति के प्रभावों का विश्लेषण करेगी और फिर इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के लिए विचार करेगी। यह शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि इसे सिर्फ इसलिए पेश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव नजदीक है। यूपी और बिहार में अधिक जनसंख्या अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है। पिछले रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति को पेश करते हुए कहा था कि इससे राज्य की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे मातृत्व और शिशु मृत्यु दर भी कम होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।